Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 6th of October 2024. 6 अक्टूबर 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए वीडियो को अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ। पहला सवाल बहुत ही आसान सवाल है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। आज न्यूज़ में भी आया तो मैं और आपको क्लियर कर दूंगा, बट यहाँ एक सवाल है जिसके थ्रू आपको थोड़ा इसके बारे में याद रहेगा। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड अंडर द कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट स्टार्टेड फंक्शनिंग फुल्ली फ्रॉम 14 अक्टूबर 2003। एंड तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द रोल ऑफ सीसीआई इंक्लूड्स रेगुलेटिंग मर्जर्स एंड एक्विजिशंस दैट में हार्म द कंपटीशन इन द मार्केट। आपको बताना है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि कितने स्टेटमेंट सही हैं। आई होप आप लोग इसको अटेम्प्ट करिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपसे सही बना कि नहीं बना, ठीक है ना। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। केवल 2 ही स्टेटमेंट इसके करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि कंपटीशन एक्ट 2002 के अंतर्गत बना था। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इट स्टार्टेड फंक्शनिंग फुल्ली फ्रॉम 2009 से इसकी फंक्शनिंग स्टार्ट हुई थी फुल्ली, 2003 से नहीं। 2003 में केवल इसका इंसेप्शन हुआ था, ठीक है ना। एंड तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इसका रोल होता है कि अगर मर्जर एंड एक्विजिशन के कारण कंपटीशन में कुछ मतलब अगर हार्म करेगा वो, तो उसको भी ये थोड़ा रेगुलेट करता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दूसरा सवाल है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बैम्बू डिप्लोमेसी एज प्रैक्टिस्ड बाय इंडिया, है ना। वियतनाम के केस में हमने पढ़ा था बैम्बू डिप्लोमेसी। तो पहला स्टेटमेंट है टू प्रमोट बैम्बू एज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन आर्किटेक्चर। सेकंड है टू इनहेंस बायलैटरल रिलेशंस एंड कोऑपरेशन विद नेबरिंग कंट्रीज। तीसरा है टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज। एंड फोर्थ है टू इंक्रीज बैम्बू एक्सपोर्ट्स इन यूरोपियन मार्केट्स। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ज़्यादा आसान सवाल हो गया है ये। आई होप आप लोग इसका आंसर कर पाएंगे। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी, टू इनहेंस द बायलैटरल रिलेशंस एंड कोऑपरेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज। और तीसरा सवाल जिसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में, वो है कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स को कौन हेड करता है। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स को कौन हेड करता है। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन फॉर यू। आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दिस। नाउ लेट्स मूव टू द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट। संडे का दिन है, लेकिन संडे का दिन है तो वही है ये सोच के कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आएंगे ऐसे मत चलना। बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूज़ आर्टिकल्स आज भी आए हैं, और नहीं भी आए हैं तो हमने कुछ न्यूज़ तो बना ही ली है ना, जो हमको पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ स्पोर्ट्स सेक्शन के बाद हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। द फर्स्ट न्यूज़ आई थिंक विच वी हैव टू डिस्कस दिस, लेट्स सी, यस दिस वन। गवर्नमेंट एक्सटेंड्स आरबीआईज डिप्टी गवर्नर राव स्टम्प। पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहता था कि आदमी विजय माल्या जैसा क्यों दिख रहा है। वाई आई गेट ए फीलिंग दैट ही इज विजय माल्या, है ना। रूप बदल करके यहाँ पे डिप्टी गवर्नर बन गए हैं। एनीवेज जोक्स अपार्ट, यहाँ पे एक टर्म आया था अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। देखो, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटीज, और यूपीएससी इसके बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार, और एक मुझे लगता है फिर पूछ सकता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट है क्या। तो ऑब्वियसली बात है, नाम से ही क्लियर है कि कैबिनेट कमेटी है, ठीक है ना। कैबिनेट कमेटी है, और वैसे तो 8 कैबिनेट कमिटीज होती हैं इस समय प्रेजेंटली, लेकिन अभी 4 कैबिनेट कमिटीज सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली है द पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, विच डील्स विद ऑल द पॉलिसी मैटर्स पर्टेनिंग टू द डोमेस्टिक एंड फॉरेन अफेयर्स। दूसरी है इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, जो कि कोऑर्डिनेट करती है गवर्नमेंट एक्टिविटीज इन द इकोनॉमिक स्फेयर। तीसरी है अपॉइंटमेंट्स कमेटी, जो डिसाइड करती है हायर लेवल अपॉइंटमेंट्स ऑफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। ये हम अपॉइंटमेंट्स कमेटी की बात कर रहे हैं। ये डिसाइड करती है ऑन द हायर लेवल ब्यूरोक्रेटिक अपॉइंटमेंट्स, चाहे वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हो, चाहे पब्लिक इंटरप्राइजेज हों, चाहे बैंक्स हों, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों, उनके अपॉइंटमेंट्स ये ही रेगुलेट करती है। देन फोर्थ है पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी, जो कि पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को, गवर्नमेंट इशूज इन द पार्लियामेंट, इन सबको हैंडल करती है। तो जो पहली 3 कमेटी हमने देखी, यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी एंड तीसरी जो कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स कमेटी है, तो ये तीनों प्राइम मिनिस्टर ही हेड करते हैं। याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर हेड्स दीज कमिटीज। तो अगर आपसे कभी कोई यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, जो कि पूछा था इन्होंने कि अपॉइंटमेंट्स कमेटी को कौन हेड करता है, तो इट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। एंड जो लास्ट कमेटी यानी कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी हमने देखी, इट इज हेडेड बाय द होम मिनिस्टर, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस डिस्टिंक्शन एज वेल अबाउट द कमिटीज हु हेड्स देम एंड ऑल। एक और इंपॉर्टेंट काम है जो अपॉइंटमेंट
अपॉइंटमेंट कमेटी करती है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि यूपीएससी एक एनुअल रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। यूपीएससी रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को, ठीक है ना, ऑन द परफॉर्मेंस एंड ऑल, और उस रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस भी रहते हैं। फिर प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को प्लेस करता है इन फ्रंट ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों हाउस के सामने प्रेसिडेंट पुट अप करता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, यूपीएससी रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट रिपोर्ट पुट अप करता है इन फ्रंट ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है ना। प्लस उसमें एक मेमोरेंडम भी अटैच करके देता है प्रेसिडेंट कि कौन से एडवाइस यूपीएससी के नहीं माने गए, विच ऑफ द एडवाइसेस रिकमेंडेशंस ऑफ यूपीएससी वर नॉट एक्सेप्टेड। एंड याद रखिएगा, ये जो नॉन एक्सेप्टेंस है, इनको अप्रूवल किससे मिलना चाहिए? अपॉइंटमेंट कमेटी से। अगर कोई भी सजेशन यूपीएससी का एक्सेप्ट नहीं किया गया है, रिकमेंडेशन नहीं एक्सेप्ट किया गया है, देन दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी। कोई भी इंडिविजुअल मिनिस्ट्री या कोई भी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट हैज नो पावर टू रिजेक्ट द एडवाइस ऑफ यूपीएससी, ठीक है ना, याद रखिएगा। नो इंडिविजुअल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट हैज पावर टू रिजेक्ट द एडवाइस ऑफ द यूपीएससी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है अपॉइंटमेंट कमेटी का ये, कि कोई भी अगर यूपीएससी का रिकमेंडेशन नहीं माना जा रहा है तो उसको अप्रूवल किससे मिलना चाहिए? अपॉइंटमेंट कमेटी से। क्यों आप नहीं ले रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। लेट्स सी कि कोई न्यूज़ छूट ना जाए। हाँ, यहाँ पे देखो छूट ही गई थी, वही मैं सोच रहा था। इस पेज में 2 न्यूज़ आर्टिकल थे। हाई कोर्ट हॉल्ट्स द सीसीआई प्रोब अगेंस्ट अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट। तो हाई कोर्ट ने अभी सीसीआई का जो प्रोब चल रहा है अगेंस्ट अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ के लिए, उसको रोक दिया है, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम सीसीआई के बारे में देख लेते हैं। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002 के कॉम्पिटिशन एक्ट के अंतर्गत इसका इंसेप्शन हुआ था। इसका जो फॉर्मेशन का डेट है वो 2003 है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल फंक्शनिंग स्टार्ट हुई थी वो 20 मई 2009 से स्टार्ट हुई थी। स्टार्टेड फंक्शनिंग फुल्ली फ्रॉम 20 मई 2009, है ना। नाउ व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया? टू प्रिवेंट द एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। व्हाट इज द मेन पर्पस? टू प्रिवेंट द एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। इट ऑल्सो रेगुलेट्स द मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस अगर कंपटीशन के लिए हार्मफुल हैं तो उसको भी रेगुलेट करने का काम कंपटीशन कमीशन के द्वारा ही किया जाएगा। हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने की, कंपटीशन एक्ट 2002 का जब आया था, सो इट रिप्लेस्ड अ एक्ट दैट वाज इन प्रैक्टिस दैट टाइम। उसका नाम था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट ऑफ 1969, ठीक है ना। तो MRTP एक्ट बोलते हैं, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट ऑफ 1969, उसको रिप्लेस किया था, ठीक है। फंक्शंस मैंने आपको बता दिए। सारी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को हटाना, एब्यूज ऑफ द डोमिनेंस इन द मार्केट, मतलब मोनोपोली नहीं इस्टेब्लिश करने देता है। किसी भी सप्लायर को, किसी भी वेंडर को मोनोपोली नहीं इस्टेब्लिश करने देता है। मेन काम यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको बनी रहे। ऐसा ना हो कि कोई बहुत बड़ा प्लेयर रहे मार्केट में जो कि छोटे प्लेयर्स को रूट आउट कर दे, तो दिस शुड नॉट हैपन, ठीक है ना। एंड इट ऑल्सो रेगुलेट्स द मर्जर्स एंड एक्विजिशंस दैट मे हार्म द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। तो जैसा कि हमने बताया था वो सारे फंक्शंस मैंने बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट ऑल्सो। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। जो अगला न्यूज़ है वो है AMR, यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग, ठीक है ना। सो व्हाट इज दिस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड हाउ इट हार्म्स, वो हम देख लेते हैं। अच्छा देखो क्या होता है कि आजकल इंडिया में आपको पता है कि सब आदमी डॉक्टर बना हुआ है। डॉक्टर मतलब आपको कोई भी बीमारी हुई तो आपके घर वाले डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले ही आपको 4 अलग अलग एंटीबायोटिक्स का नाम दे देंगे, ठीक है ना। सो व्हाट हैपेंस इज दैट, ये जब प्रैक्टिस हम रेगुलरली करने लगते हैं और बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स का ओवरडोज कर लेते हैं, तो होता क्या है कि जब कुछ दिनों बाद आपके अंदर बॉडी में जो वो बग होगा, यानी कि जो बैक्टीरिया होगा या फंजाई होगा या वायरस होगा, वो उस ड्रग के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है। क्या होता है कि ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स के कारण या नॉन प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स का एक्सेसिव यूज करने के कारण आपके अंदर जो बग्स हैं वो रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं उस पर्टिकुलर दवाई को लेकर के। तो मतलब जब अगली बार आपको बुखार होगी या मलेरिया होगा तो आपने इतनी वो ड्रग ले ली है ऑलरेडी कि आपको उसका असर ही नहीं होगा, है ना। यू विल हैव टू टेक सम हायर पोटेंसी ड्रग और यू हैव टू चेंज समथिंग, तब वो जाके काम करेगी, अदरवाइज आपकी नॉर्मल बुखार भी नहीं उतरेगी। तो ये जो चीज़ होती है इसको कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। मतलब कि जब बॉडी के अंदर जो माइक्रोब है या बॉडी के अंदर जो बग है, इट हैज़ डेवलप्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर ड्रग, ठीक है। तो दिस इज AMR और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और इसमें मेन चीज़ यही कि ओवर यूज ऑफ द एंटीबायोटिक्स, दैट इज द मेन रीजन फॉर दिस। एंड
इसके अलावा एक और चीज़ आपको याद रखनी है ये कि इसमें सारे इंक्लूडेड है, बैक्टीरिया भी इंक्लूडेड है, वायरसेस भी इंक्लूडेड है, फंजाई भी इंक्लूडेड है, पैरासाइट्स भी इंक्लूडेड है। और ऐसे वायरसेस, बैक्टीरिया या फंजाई या पैरासाइट जो कि रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं उनको सुपर बग कहा जाता है। वी कॉल देम सुपर बग्स, ठीक है ना। तो कभी आपसे यूपीएससी अगर पूछता है कि सुपर बग्स क्या होता है तो यू कैन आंसर इट इन दिस वे। ऑप्शंस आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं इसके एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे एक कार्बापेनम रेजिस्टेंट ये आपका एक एंटेरो बैक्टीरिया है ना। देन कुछ प्लाज्मोडियम के भी, इस तरीके से प्लाज्मोडियम के भी कुछ वेरिएंट हैं विच हैज़ डेवलप्ड। आजकल इंडिया में मलेरिया ही नहीं ठीक हो रहा है नॉर्मली दवाइयों से। तो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सुपर बग्स। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी समझ में आ गया होगा। अगली जो न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग द मैकेनिज्म इन द प्लांट फॉर इन रिस्पॉन्स टू द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि क्या होता है कि टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, ओवरऑल जो एवरेज टेम्परेचर है पूरे हमारे एटमॉस्फेयर का, दैट इज राइजिंग, है ना, दैट इज राइजिंग। यू ऑल नो द रीजंस फॉर दैट, बहुत ईजी है ना। एक्सेसिव जो पोल्यूशन हो रहा है, जो एक्सेसिव कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं और डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऑल दीज आर द रीजंस फॉर दैट। वहाँ पे हमको डिस्कस नहीं करना है, मेन हमको डिस्कस ये करना है कि प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्स करते हैं व्हेन दिस टेम्परेचर इज राइजिंग, है ना। क्योंकि जब भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज होगा ना तो व्हाट विल हैपन इज दैट द फोटोसिंथेसिस विल स्लो डाउन, है ना। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि जो प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करते हैं, दैट प्रोसेस विल स्लो डाउन। सो व्हाट द रिसर्चर्स हैव फाउंड आउट इज दैट कि प्लांट्स क्या कर रहे हैं नाउ, द स्टोमेटा आपको पता होगा कि जो 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 ओपनिंग्स हैं या पोर्स हैं, जो होल्स हैं इन द लीव्स विच हेल्प इन द ट्रांसपिरेशन ऑल्सो। ट्रांसपिरेशन मतलब कि जो एक्सेसिव वाटर है उसका लॉस करवाने का काम करवाते हैं, प्लस ब्रीदिंग में भी वो फैसिलिटेट करते हैं। दे आर हेल्पिंग इन द ब्रीदिंग प्रोसेस ऑल्सो। फोटोसिंथेसिस में भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्टोमेटा का, ठीक है। तो अब रिसर्चर्स ने ही पता किया है कि जो स्टोमेटल ओपनिंग्स हैं यानी कि जो स्टोमेटा है, इट हेल्प्स द प्लांट ब्रीद बाय कंट्रोलिंग हाउ मच वाटर दे लूज टू इवेपोरेशन। एंड यही चीज़ है जो कि टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब आप वाटर रिलीज करेंगे, है ना, या वाटर आप सपोज करो आपकी लीप से वाटर आ गया, तो नाउ दैट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर अ बिट, है ना। तो इस तरीके से स्टोमेटल ओपनिंग्स आर डूइंग व्हाट, दे आर हेल्पिंग इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर बाय रिमूविंग एक्सेस वाटर और होल्डिंग ऑन द वाटर। तो वो डिटरमाइन कर रहे हैं कितना पानी लूज होगा कितना नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। तो स्टोमेटल पोर्स जो हैं दे एनेबल एंड कंट्रोल द कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक ऑल्सो, एंड दे ऑल्सो सी हाउ मच वाटर इज टू बी लॉस्ट और नॉट, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसमें इतना ही जानना जरूरी था, बहुत ज़्यादा हमको टेक्निकलिटीज़ में भी नहीं जानना है। देखो, यू आर हेयर टू बिकम एन ऑफिसर, नॉट अ स्कॉलर और फिलोसोफर, है ना। आपको स्कॉलर, फिलोसोफर और प्रोफेसर तो बनना नहीं है, यू आर हेयर टू बिकम एन ऑफिसर। तो उतना ही नॉलेज अपने को रखना है विच इज़ एसेंशियल फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कोई आपसे स्टोमेटल रिसर्च के बारे में नहीं पूछेगा, उसके अंदर के मैकेनिज्म के बारे में नहीं पूछेगा, दे विल आस्क ओनली दिस एंड दैट, है ना। तो वी हैव टू बी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। अब ये जो न्यूज़ है, दिस इज ईरान फॉरवर्ड डिफेंस नेटवर्क। नाउ हुआ क्या है, आप सबको पता है कि इसराइल ने अटैक किया अभी लेबनान के ऊपर, ठीक है ना। वहाँ पे एक ग्रुप है हिजबुल्लाह, ठीक है। इसके पहले हमको पता रहता था कि आपका सऊदी अरेबिया और यमन के बीच में चलता रहता था। उसमें यमन में कौन सा एक ग्रुप था, हाउदी करके ग्रुप था, ठीक है ना। इसके अलावा आपको पता होगा कि देयर आर सम ग्रुप्स विच हैव बीन फॉर्म्ड बाय ईरान एज अ प्रॉक्सी, है ना। प्रॉक्सी वॉर्स के लिए ईरान ने कुछ ग्रुपिंग्स को फॉर्म किया है या फिर कुछ ग्रुपिंग्स को अपने अंदर इंक्लूड कर लिया है। उन्हीं 3 ग्रुपिंग्स के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है। सबसे पहला है जो कि हिजबुल्लाह, जिसको डायरेक्ट क्रिएट किया गया है बाय द IRGC यानी कि ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड, है ना। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो है उन्होंने क्रिएट किया हिजबुल्लाह को आफ्टर 1980s, 1980 के बाद। 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन होता है, उसके बाद 1980s और उसके 1982 स्पेशली वहाँ पे इजराइल का इन्वेजन जब होता है लेबनान के अंदर, इजराइल एक बार लेबनान के अंदर जब जाता है, उसके बाद लेबनान में उन्होंने हिजबुल्लाह का क्रिएशन किया। तो हिजबुल्लाह आपको याद रखना है, इट्स अ शिया मिलिशिया। ये शिया एक ग्रुप है विच हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन फोर्सिंग द इजराइल आउट
ऑफ लेबनान इन 2000, जब अर्ली 2000 में सेकेंड इंटिफाडा के टाइम पे जब इसराइल मतलब लेबनान को छोड़ के बाहर निकलता है, तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल था वो हिजबुल्लाह का था, और हिजबुल्लाह एक शिया मिलिशिया है विच हैज़ बीन क्रिएटेड बाय ईरान, ठीक है। तो पहला ग्रुप ये हो गया। दूसरा ग्रुप जो है हमास का ग्रुप है। हमास भी आपको पता है कि जो एक्चुअल वॉर स्टार्ट हुआ था अभी इसराइल का, वो हमास के ऊपर, जो गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप में ही हमास के अगेंस्ट उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है ना। और गाजा स्ट्रिप की मैंने ऑलरेडी आपको एक इंपॉर्टेंट की जो मैप में लोकेशन है, इजिप्ट में एंट्री है, उसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं, राफा क्रॉसिंग। तो राफा क्रॉसिंग भी याद रखना, कई बार यूपीएससी पूछ लेगा कि एंट्री टू इजिप्ट क्या है, या ये किधर जाने के लिए काम आता है राफा क्रॉसिंग का, तो इजिप्ट के लिए याद रखना है, दैट इज द ओनली ओपनिंग। तो हमास इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड ओनली, एंड इसका एग्जिस्टेंस 1987 से है। फर्स्ट इंटिफाडा के टाइम पे इसको क्रिएट किया गया था, एंड इट वाज आल्सो बैक्ड बाय द अरब कंट्रीज एंड ऑल। तो मेनली यहाँ पे भी ईरान इसको बैकिंग देता है। तीसरा जो है हाउदीज या अंसार अल्लाह ग्रुप जो है, इट वाज फॉर्म्ड इन यमन बाय बदर अल-दीन अल-हाउदी। तो बदर अल-दीन अल-हाउदी ने इसका फॉर्मेशन किया था, और इसको भी बैकिंग कौन करता है, इट इज ऑल्सो गेटिंग द बैकिंग फ्रॉम ईरान, और ये ऑलरेडी इंस्पायर्ड है फ्रॉम द हिजबुल्लाह। तो जो इसका फॉर्मेशन है यमन में हाउदीज का, दैट इज ऑलरेडी इंस्पायर्ड बाय द हिजबुल्लाह, है ना। तो बहुत पहले अगर आपको ईरानियन थोड़ा पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पता है तो आयतुल्लाह खुमैनी का नाम आप जानते होंगे। तो ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्च इस्लामिस्ट आइडियोलॉजिस्ट। तो वहाँ से ही सारी फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, और एक अरब वर्ल्ड का जो फॉर्मेशन है, इस्लामिक वर्ल्ड का जो फॉर्मेशन है, वहाँ से स्टार्ट होता है। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, बट ये तीन ग्रुपिंग के बारे में आपको पता रखना है। अगली जो न्यूज़ है दैट इज सॉल्ट पैन लैंड बीइंग यूज्ड फॉर होम्स। तो अब देखो मुंबई में क्या हुआ है, महाराष्ट्र में क्या किया गया है कि आप सबको पता होगा कि वहां पे धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग किया जा रहा है, ठीक है ना। तो 255.9 एकर्स ऑफ सॉल्ट पैन लैंड जो है मुंबई में ईस्टर्न सबर्ब्स में, वो एलोकेट कर दिया गया है फॉर रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट, जिसको धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से स्टार्ट किया जाएगा। क्या नाम है, धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसमें सॉल्ट पैन लैंड का यूज किया जाएगा। अब सवाल यह है कि सॉल्ट पैन लैंड होता क्या है, सॉल्ट पैन का मतलब क्या होता है। तो देखो क्या होता है कि आप सबको पता है कि जो कोस्टल रीजन है, जैसे कि मुंबई एक कोस्टल रीजन है, वहाँ की जो बाउंड्री है वो समुद्र से लगती है, ठीक है ना। तो जो लो लाइंग एरियाज होंगे समुद्र के किनारे, जहां पे समुद्र का पानी आएगा, मतलब द सी वाटर विल कम टू दैट रीजन, है ना, सी वाटर विल कम टू दैट रीजन इन द लो लाइंग एरियाज। अब होता क्या है कि वो आके पानी वहां जमा हो गया। नाउ बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर द वाटर विल इवेपोरेट, वाटर इवेपोरेट हो गया और लिविंग बिहाइंड द सॉल्ट, है ना, क्योंकि सी वाटर में तो सॉल्ट है, एंड वो जब लो लाइंग एरियाज में आके भर जाएगा, एंड आफ्टर दैट द इवेपोरेशन प्रोसेस विल हैपन, एंड ड्यू टू इवेपोरेशन सॉल्ट विल बी लेफ्ट आउट, सॉल्ट वहां पे बचा रहेगा। तो ये जो इकट्ठा होता रहेगा सॉल्ट, ये जो लैंड है, जो लो लाइंग एरिया था जहां पे पानी बार बार आ रहा था और सॉल्ट को छोड़ के चला जा रहा था, इवेपोरेट हो रहा था, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट पैन लैंड, है ना, इसको सॉल्ट पैन कहा जाता है। इट्स अ लो लाइंग एरिया नियर द कोस्ट वेयर सी वाटर इज कलेक्टेड एंड अलाउड टू इवेपोरेट लिविंग बिहाइंड द सॉल्ट, है ना। एंड ये लैंड का यूज अब क्या हो गया, सबसे पहला तो यूज हो गया कि भाई सॉल्ट कल्टीवेशन में काम आता है, इट इज यूज्ड फॉर द सॉल्ट कल्टीवेशन। दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल पर्पस ये भी है कि इट एक्ट लाइक अ स्पॉन्ज, इट एक्ट्स लाइक अ स्पॉन्ज, मतलब जो आपका एक्सेस रेन वाटर है उसको सोक कर लेता है या फ्लडिंग से बहुत बचाता है। इट्स अ लो लाइंग एरिया जो पहले ही पानी इकट्ठा कर लेगा एंड आपको उस फ्लडिंग से एक बफर प्रोवाइड करेगा। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्लडिंग, इट ऑल्सो हेल्प इन सोकिंग अप द एक्सेस रेन वाटर। दूसरा सॉल्ट कल्टिवेशन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, और बहुत सारी स्पीशीज हैं जो कि डिपेंडेंट है, जो कि हेलाइन स्पीशीज होती है, हेलाइन मतलब जो सलाइन रीजन में रहती हूँ, तो उनको रखने में मदद करता है, ऑब्वियस सी बात है। इट एब्जॉर्ब्स एक्सेस वाटर ड्यूरिंग हैवी रेन्स और टाइड्स, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर द इकोलॉजिकल रोल्स विच सॉल्ट पैन्स प्ले। तो अब देखो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस तो दे दिया गया, गवर्नमेंट हैज गिवन द इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, बट द इन्वायरमेंटलिस्ट जो एक्चुअल इन्वायरमेंटलिस्ट है उनका ये कहना है कि दिस इज नॉट अ गुड स्टेप, दिस इज नॉट अ गुड प्रोजेक्ट टू मूव ऑन, क्योंकि ये इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस को कॉज करेगा, इट विल कॉज इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। तो नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द पीवीटीजी यानी कि प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार। वहां का भी रीजन सेम यही है। क्या रीजन है कि निकोबार में एक प्रोजेक्ट को मतलब एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि भाई निकोबार में आप एक एयरपोर्ट डेवलप कर दो, आपने बोला कि एक ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल पोर्ट डेवलप करो, सोलर पावर प्लांट डेवलप करो ना। देखो डेवलपमेंट अच्छी बात है, लेकिन जो बिल्कुल प्रिस्टीन ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके नेचुरल एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करके डेवलपमेंट करना, दैट इज नॉट अ गुड थिंकिंग। क्योंकि
ऑलरेडी वो कम्युनिटी या वो ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको कभी भी आउटसाइड इन्वायरमेंट से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया गया है। वो 60,000 सालों से 70,000 सालों से उसी फॉरेस्ट में रह रहे हैं। दे आर नॉट अवेयर अबाउट द वेयर अबाउट्स ऑफ, देखो हमारी आपकी ज़िंदगी तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है ऑलरेडी, बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन, बिकॉज ऑफ दिस एंड दैट। हम लोग ऑलरेडी एक मोनोटोनस रूटीन में आ चुके हैं। वी आर नॉट लिविंग अवर लाइफ, वी आर जस्ट लिविंग द लाइवलीहुड। हम जीवन तो नहीं जी रहे हैं, हम तो केवल जीविका का काम कर रहे हैं। तो जो लोग ऑलरेडी जी रहे हैं, जो फ्री हैं, नौकरी की टेंशन नहीं है जिनको, तो उनको आप क्यों इसमें शामिल करना चाहते हैं? वाई आर यू हार्पिंग अपॉन द डेवलपमेंट टू दोज कम्युनिटीज विच आर फ्री फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, है ना? ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है जो हम और आप कर रहे हैं, है ना? तो दे आर लिविंग द रियल लाइफ। उनको आप अब उनको भी आप इंक्लूड करना चाहते हो कि डेवलपमेंट के नाम पे उनको भी अपने लपेटे में ले लोगे, और यू विल ऑल्सो डिस्ट्रॉय देयर कल्चर इन देयर लाइफ एज वेल। तो यहाँ पे मेन अपने को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है वो है, कुछ प्रिमिटिव ग्रुप्स जो हैं वो अंडमान के हैं, कुछ प्रिमिटिव ग्रुप्स जो हैं वो निकोबार के हैं। तो द प्रिमिटिव ग्रुप्स ऑफ अंडमान जो हैं वो हैं 4: ग्रेट अंडमानीज, ऑन्जेज, जरावा एंड सेंटिनलीज। ये 4 ग्रुप जो हैं, ग्रेट अंडमानीज, जरावाज, ऑन्जेज एंड सेंटिनलीज। एंड दूसरे जो प्रिमिटिव ग्रुप्स हैं निकोबार के, वो हैं शोम्पेन और निकोबारीज। तो ये 6 ग्रुप्स के नाम याद रखिएगा। दीज आर वेरी एसेंशियल ग्रुप्स। यूपीएससी ने ऑलरेडी जरावा पे क्वेश्चन पूछा है, ऑन्जे पे क्वेश्चन पूछा है, तो बिल्कुल ये शोम्पेन और सेंटिनलीज के ऊपर पूछ सकते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। हीराकुड डैम का नाम आया था, तो बस आपको पता होना चाहिए कि इट्स मतलब आई थिंक 1950s के आसपास का डैम है, 1957 के आसपास का डैम है, विच वॉज क्रिएटेड ऑन द महानदी रिवर, है ना? उड़ीसा में है ही हीराकुड डैम, वन ऑफ द लार्जेस्ट है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, नमस्ते।